नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं अध्याय 3 और अध्याय 3 हमारा धातु और अधातु जो कि हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। अब बात करते हैं इनके अभ्यास प्रश्नों के बारे में। जी हाँ, पाठ्य पुस्तक के जो अंत में प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न हमारी पुस्तक के अंदर अलग अलग पेज नंबर पर पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। तो लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। पहला पूछा है NaCl विलयन और कॉपर धातु। देखिए NaCl विलयन सोडियम क्लोराइड है, इसके साथ में कॉपर धातु यदि अभिक्रिया करेगा तो ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा, क्योंकि कॉपर सोडियम को विस्थापित नहीं कर सकता। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड का एल्यूमिनियम से, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, उसकी अभिक्रिया हमें करवानी एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम भी जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता, यह सक्रियता सारणी में नीचे आता है। FeSO4 विलयन और सिल्वर धातु, तो FeSO4 को सिल्वर Ag ये भी विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसके नीचे आता है। और लास्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है AgNO3, तो AgNO3 को कॉपर धातु आराम से विस्थापित कर देगा, क्योंकि Ag सबसे नीचे आता है। कॉपर जो है वो कॉपर Ag से ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। दूसरा प्रश्न है कि लोहे के फ्राइंग पैन, जो अपना फ्राई करते हैं कोई चीज़, तो उसका जो बर्तन होता है उसको जंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो उसमें देखिए ग्रीस नहीं लगा सकते, पेंट भी नहीं कर सकते, है ना। जिंक की परत जरूर चढ़ा सकते हैं, तो जिंक की परत चढ़ाना करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सी। ठीक है। तीसरा प्रश्न पूछा है, जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, ये यौगिक जल में विलय है और ये तत्व क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कैल्शियम होगा, और यहाँ पर ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जल में विलय होता है और इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों किया जाता है। देखिए टिन का लेप क्यों किया जाता है। टिन का जो प्रतीक होता है वो Sb होता है, इसको एंटीमनी पढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए टिन का प्रयोग क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है। पहला है कि भाई टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, या टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, या लास्ट है कि टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, यानी खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर टिन का लेप करेंगे, जिंक का नहीं, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है, और अधिक क्रियाशील है तो विभिन्न पदार्थों से तुरंत रिएक्शन कर लेगा, और हम नहीं चाहते कि वो रिएक्शन करे, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, टिन प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 5। आपको एक हथौड़ा, एक बैटरी, एक बल्ब, तार और स्विच दिया गया है। इनका उपयोग करके आप धातुओं और अधातुओं के नमूने के बीच में विभेद कैसे करेंगे। और फिर पूछा है कि धातुओं और अधातुओं विभेद के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आंकलन कीजिए। तो पहली बात है हथौड़ा, तो हथौड़े से हम आघात वर्धनीयता का टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि धातुओं में आघात वर्धनीयता होती है, अधातुओं में नहीं होती है। और बैटरी, बल्ब, तार और स्विच, इससे अपन एक परिपथ बनाएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये बैटरी है, इस बैटरी से हम एक प्लस जाएगा, एक माइनस जाएगा, कैथोड और एनोड निकाल लेंगे। ठीक है। तो तार आ गए, और तार के बाद में जैसे मान के चलो यहाँ स्विच लगा दिया हमने। ठीक है। और ये जो तार के दोनों सिरे ये खुले रहेंगे। ठीक है, ये वाले। अब इनके बीच में हम अलग अलग वस्तुएं रख के देखेंगे। ठीक है, अलग अलग धातु रख के देखेंगे। और यहाँ मान के चलिए बल्ब लगा दिया हमने, तो बल्ब तभी जलेगा जब यहाँ से करंट पास होकर यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ अलग अलग धातु रखेंगे, जो धातु इस करंट को पास कर देगी उसमें विद्युत चालन होगा। तो क्या आंसर होगा इसका, देखिए हथौड़ी की सहायता से धातुओं को पीटकर चादरों में बदला जा सकता है, इनसे चादरें बनाई जा सकती है, और इन्हें आघात वर्धनीयता कहते हैं। और आपको मैं बता चुका हूँ आघात वर्धनीयता का गुण सिर्फ धातुओं में पाया जाता है। तो पहला तो हम टेस्ट ये कर सकते हैं, जबकि अधातुओं को चादरों में नहीं बदला जा सकता है, तो ये पहला टेस्ट हो गया हमारा। ठीक है। दूसरा, बैटरी, बल्ब और स्विच और तारों की सहायता से सबसे पहले हम परिपथ बनाएंगे, जो मैंने ऊपर डायग्राम में बनाया। केवल धातु ही विद्युत का प्रवाह करेंगे, जिससे पता चलता है कि ये धातु विद्युत की चालक है, परंतु अधातु विद्युत का चालन नहीं करेगी। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि कौन सा धातु होगा, कौन सा नहीं होगा। पहले प्रयोग से पता चलता है कि आघात वर्धनीयता का गुण केवल धातुओं में पाया जाता है, जबकि अधातुओं में यह गुण नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार इस प्रयोग अनुसार पता चलता है कि अधातु विद्युत का चालन नहीं करते, जबकि धातु विद्युत का चालन करते हैं। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें अपन
यहाँ से पता कर सकते हैं। ये प्रश्न आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन आता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जो अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेते हैं और क्षार से भी अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 उभयधर्मी ऑक्साइड है, एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरा है जिंक ऑक्साइड, और इनकी अभिक्रिया ये दी हुई है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। 7वां प्रश्न है 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे और 2 धातुएं ऐसा नहीं कर सकती। तो ऐसी कौन सी 2 धातुएं हैं? तो देखिए जिंक और एल्यूमिनियम। ठीक है, वो ऐसी धातुएं हैं जो अम्ल में से हाइड्रोजन को अलग कर देगी। यहाँ जरूरी नहीं है जिंक और एल्यूमिनियम लिखे हम। देखिए जिंक तो हो गया, एल्यूमिनियम भी हो गया, या हम फेरम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी अम्ल में से क्या करेगी? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती, क्योंकि ये धातु है। मैग्नीशियम लिख सकते हैं, ये भी धातु है, क्योंकि हम जानते हैं धातु उसमें से हाइड्रोजन गैस को अलग कर देती है। लेकिन 2 ऐसी विशेष धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती, वो है कॉपर और मरकरी। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगी, बल्कि कॉपर से अभिक्रिया कराएंगे जल की, तो कॉपर ऑक्साइड बना लेगी, कॉपर हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये 2 धातुएं ऐसा नहीं कर पाएंगी। आप आंसर लिख लीजिएगा, और ये प्रश्न आपको करना अपनी नोटबुक में। 8वां प्रश्न है किसी धातु M में विद्युत अपघटनीय परीक्षण में आप एनोड और कैथोड अपघटक किसे बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि विद्युत अपघटक ऐसा पात्र होता है, उसमें एक होता है प्लस वाला सिरा, दूसरा होता है माइनस वाला सिरा। इसको पढ़ते हैं एनोड और इसको पढ़ते हैं कैथोड। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आप कैथोड किसे बनाओगे और एनोड किसे बनाओगे और क्यों बनाओगे। तो देखिए विद्युत अपघटनीय शोधन में अशुद्ध पदार्थ को हमेशा एनोड बनाया जाता है। ठीक है, और शुद्ध धातु जो होती है उसकी पतली चादर को हम कैथोड बनाते हैं। ये विशेष बात ध्यान रखनी है। और धातु के लवण विलयन को विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे कॉपर है तो कॉपर सल्फेट का विलयन तो यहाँ प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, और जो ये एनोड दिया हुआ है ये प्लस वाला, इस पर धातु करेंगे शुद्ध कॉपर प्रयोग। ठीक है, सॉरी अशुद्ध, है ना, एनोड पर अशुद्ध, अशुद्ध कॉपर जो है वो यहाँ प्रयोग करेंगे, और कैथोड पर शुद्ध धातु प्रयोग करेंगे। तो ये होता है विद्युत अपघटनीय। आपको प्रश्न करना है। 9वां प्रश्न, प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पेचुला से लेकर उसे गर्म किया। चित्र अनुसार एक प्रणाली को उल्टा करके उसने गैस को एकत्रित किया। अभी बता रहा है गैस की क्रिया क्या होगी, सूखे लिटमस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आर्द्र लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ऊपर दी गई अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण भी लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए बर्नर लगाया हुआ है, और इस बर्नर से यहाँ स्पेचुला एक चम्मच जैसी संरचना होती है जिसमें सल्फर डाला हुआ है। ठीक है, और इस सल्फर को जब गर्म किया तो यहाँ से देखिए कुछ गैस निकल रही है, और ये गैस इस प्रणाली के अंदर इकट्ठी हो जाती है। अब इस गैस का हमें टेस्ट करना है कि ये गैस क्या है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सल्फर यानी अधातु को गर्म करने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और अधातुओं के ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि यह गैस जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती है। अब एक बात विशेष ध्यान रखना, सूखे लिटमस पत्थर पर कोई अभिक्रिया नहीं होती, चाहे कोई सा भी पदार्थ हो। ठीक है, गैस H+ आयन की अनुपस्थिति में अम्लीय प्रभाव नहीं दर्शाती। यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब लिटमस पत्र सूखा हो, उसको विलयन में डुबोना ही पड़ेगा। तो आर्द्र लिटमस पत्र का यदि प्रयोग किया जाए तो उसकी उपस्थिति के कारण उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल, नीले से लाल होगा। इसका मतलब वो पदार्थ जो बना अंदर वो क्या है? अम्ल है। और ऊपर की जो अभिक्रिया है वो संतुलित समीकरण ये होगी, देखिए सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, SO2 फिर जल से अभिक्रिया करेगा, H2SO3 बनेगा। ठीक है, ये एक सल्फर का ही यौगिक है। तो ये प्रश्न भी आपको करना है, ये अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे प्रश्न बात करते हैं। 10वां प्रश्न, लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। तो पहला पेंट लगाकर, दूसरा गैल्वेनीकरण करके उसको, या फिर ऐसे कह सकते हैं उसकी जिंक पर चढ़ाकर। ठीक है, तो ये प्रश्न नहीं करोगे तो चलेगा। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसा ऑक्साइड बनाती है? अधातु हमेशा अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न आप कर लीजिएगा, छोटा है। फिर 12वां प्रश्न पूछा है, प्लेटिनम, सोना, चांदी इसका उपयोग आभूषण बनाने में क्यों करते हैं? ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इसको केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है ना। और अत्यंत ही क्रियाशील धातु एल्युमिनियम है, फिर भी इसका उपयोग खाना पकाने वाले बर्तनों में किया जाता है, ऐसा क्यों?
और निष्कर्षण प्रकरण में कार्बोनेट और सल्फाइड के जो अयस्क होते हैं उनको ऑक्साइड में क्यों बदला जाता है? हमने पढ़ा था कि उनको भर्जन और निस्तापन द्वारा उसको किस में बदला जाता है? ऑक्साइड। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, इसका कारण देखिए। पहली बात तो ये है कि प्लेटिनम, सोना, चांदी, ये जो अब होते हैं धातु, इनका आभूषणों में इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनकी धात्विक चमक होती है, ये आघातवर्धनीय, तन्य होते हैं और ये कम क्रियाशील होते हैं ताकि ये खराब नहीं होते हैं। और सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनको मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है ये आपको पता ही है। एल्यूमिनियम को वायु में खुला छोड़ने पर उनकी सतह पर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की परत चढ़ जाती है, एक परत आच्छादित हो जाती है और यह रक्षक परत अपने नीचे स्थित धातु की सती होने से रक्षा करती है। इसीलिए एल्यूमिनियम धातु से निर्मित वस्तुएं संक्षारित नहीं होती। यही कारण है कि एल्यूमिनियम से बनी वस्तुएं कभी भी खराब नहीं होती है। इसका और भी कारण है कि इनको खाने पकाने के बर्तनों में प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। दूसरा, अन्य धातुओं की तुलना में इसका उत्पादन मूल्य भी सस्ता होता है। अब अगला प्रश्न था कि निष्कर्षण प्रक्रिया में हम ऑक्साइड क्यों बनाते हैं? तो कार्बन और सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑक्साइड का अपचयन कर धातु प्राप्त करना सल्फाइड और कार्बन अयस्कों की तुलना में सरल है। यदि हम सल्फाइड अयस्क का सीधा धातु प्राप्त करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। कार्बोनेट से हम अयस्क प्राप्त करेंगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और होगा तो भी बहुत लंबी प्रक्रिया होगी। हम ये कर सकते हैं कि इनको हम क्या करें कि यदि ऑक्साइड में बदल दें तो फिर अपचयन करवा के आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इनको ऑक्साइड में बदलते हैं और उसके बाद में उसका कार्बन द्वारा अपचयन करवा देते हैं। तो ये प्रश्न कर लीजिएगा आप। प्रश्न नंबर 13 क्या है देखिए। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू इमली के रस से साफ करते हुए अवश्य देखा। ये खट्टे पदार्थ अम्लों को साफ क्यों करते हैं, मतलब इससे साफ कैसे हो जाते हैं? तो इसका कारण क्या देखिए। तांबे के बर्तन को नींबू और खट्टे रस से साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि तांबे के बर्तनों में मलिन होने पर कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, और जब कॉपर कार्बोनेट होता है वो क्षारीय होता है। ये सारी प्रकृति के यौगिक होते हैं, अतः इसे नींबू या इमली में उपस्थित अम्लों की सहायता से हटाया जा सकता है, जिससे बर्तन चमकने लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही HCl अम्ल या कोई भी अम्ल का प्रयोग करेंगे तो ये जो क्षारीय पदार्थ है वो उदासीन हो जाएगा और बर्तन जो है वो साफ हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 है कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु अधातु में विभेद कीजिए। तो पहले धातु, तो धातु क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं और अधातु अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं और अधातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं, ये तनु अम्लों से अभिक्रिया भी नहीं करते क्योंकि खुद अम्लीय होते हैं। ये विद्युत के धनी तत्व होते हैं, ये ऋणात्मक तत्व होते हैं। धनी का मतलब जैसे सोडियम प्लस है ऐसे, है ना। ऋणात्मक का मतलब इनके ऊपर माइनस का चिन्ह होगा, Cl माइनस हो या OH माइनस हो ऐसे। ये प्रश्न कर लीजिए आप। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, ये प्रश्न मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। क्या है कि एक घर में एक सुनार जाता है और सुनार अपने सोने के जेवरात को कहता है कि भाई मैं आपको इनको एकदम चमचमाट करता हुआ दे दूंगा, और एक लेडी जो उनको अपने जेवरात देती है, और जैसे ही वो एक विलियन में डालकर उनको वापस पकड़ाता है तो वो सोने के गहने चमकने लगते हैं। लेकिन वो देखती है कि ये जो सोने के गहने होते हैं वो पहले की तुलना में हल्के हो गए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कारण हुआ क्योंकि इसका कारण देखिए आप। इसका कारण ये है कि जब वो पदार्थ, उस व्यक्ति ने जो पदार्थ काम में लिया, उस पदार्थ का नाम था एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया, गलत छपा है यहाँ पे, एक्वारेजिया। ये एक्वारेजिया क्या होता है? ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसको 3:1 में मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, और ये ऐसा पदार्थ होता है जिसमें सोना और चांदी घुल जाते हैं। तो आप सोचिए ज़रा, जब उसके सोने के गहने उसमें डूबे होंगे तो उनकी ऊपरी परत हट गई होगी, जिसकी वजह से उनका वजन कम हो गया। यही कारण है। सुनार जनरल इन पदार्थों को गलाने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात, लोहे का नहीं, क्यों? कारण बताइए। आपने अपने घरों में देखा होगा, एक बड़ी बड़ी टंकियाँ होती है सर्दियों में, जिनके ऊपर नीचे गैस द्वारा उनको गर्म करते हैं। एक छोटा सा नल लगा होता है यहाँ पे, है ना, उस नल से इसमें से पानी बाहर भी आता है। तो ये जो बड़ा सा बर्तन होता है, ये बर्तन तांबे का होता है, लोहे का क्यों नहीं? क्यों? बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि लोहे पे जंग लग जाता है।
कॉपर ठंडे पानी और गर्म पानी भाप के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, हालांकि लोहा प्रतिक्रिया करता है। भाप के साथ यदि गर्म पानी के टैंक में स्टील लोहे का एक मिश्र धातु से बने हो तो लोहा गर्म पानी में बने भाप के साथ अभिक्रिया करेगा और धीरे धीरे उसमें क्षय हो जाएगी, यानी वो खराब हो जाएगा, जंग लग जाएगा। ये रही इसकी अभिक्रिया, ये रहा लोहा, इसने की भाप से अभिक्रिया, ये बन गया Fe3O4 जंग और यह हाइड्रोजन गैस बन जाती है। इसीलिए गर्म करने के जो टैंक होते हैं वो किसके प्रयोग किए जाते हैं? तांबे के, कॉपर के प्रयोग किए जाते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम आपकी इस पाठ्य पुस्तक के इस पाठ से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो जरूर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।